नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक प्रकरण आया कि कोई अश्विनी उपाध्याय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं, अधिवक्ता हैं और वो कुछ प्रदर्शन करने गए थे संसद भवन के आसपास और फिर ये एक बात आई कि उनके समूह के लोगों ने या उनके बाद एक बहुत भड़काऊ भाषण और जिसका कि उनके शब्दों का उच्चारण जो है मैं भी नहीं कर सकता, बहुत ही निम्न स्तर का, घटिया स्तर का ये भड़काऊ बात कही गई और तमाम जो राजनीतिक जो दल हैं अपने अपने हिसाब से इस तरह की आग में अपना उस आग को और बढ़ाने के लिए, घी डालने के लिए अलग अब अपना अपना अलग वक्तव्य दे रहे थे और बात भी इतनी घटिया स्तर की थी, भड़काऊ था कि मन में ये किसी भी जिसको चिंता है इस देश की, संवेदना है इस देश की और इस समाज की, तो इस तरह के भाषण पर वो निश्चित है कि काफ़ी उसका माने उसका मस्तिष्क, उसका विचार जो है काफ़ी विचलित हो जाएगा और मेरा भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमारे कुछ संगठन के लोगों ने भी पता किया और हम भी इसके पीछे बढ़ गए और फिर इसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया में एक इसकी परिचर्चा चल रही थी, उसको मैंने गौर से देखा। तो खैर बात इसमें है कि अश्विनी उपाध्याय जो है 8 अगस्त के अवसर पर कुछ कानूनों को वापस लेने के लिए वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे और जैसा कि कुछ तथ्य सामने आए हैं कि वो 10-11 मतलब कि मैंने 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक वो थे, वो चले गए थे और ये घटना उन लोगों के जाने के बाद की है, वो 3-4 बजे की है। फिर भी पुलिस ने उनको भी हिरासत में ले लिया है पूछताछ के लिए जैसे भी हो और पुलिस का तो कर्तव्य है कि जहाँ जहाँ भी संदेह दिखे सबको हिरासत में लेकर को पूछताछ करे। हालांकि कुछ लोग उस अश्विनी उपाध्याय को छुड़ाने के लिए भी प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल इस बात का है कि इस तरह का भड़काऊ भाषण दे करके, बोल करके समाज में नफरत फैलाने का सुनियोजित प्रयास कौन करता है, कौन लोग करते हैं, किसके द्वारा करा जाता है। और निश्चित है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको
सीधे रूप में या अपरोक्ष रूप में ये जो राजनीतिक दलों का संरक्षण जो है वो प्राप्त होता है। अब देश ये न भूले कि हमारे देश में इसी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस के शासनकाल में 7 से लेकर 8 से सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, और उन दंगों में जो जांच तो नहीं हुई, लेकिन जो बातें और भी माध्यम से माने सामने आई, उसमें प्रमुख बात यही थी कि दूसरे का वेश बदल करके जो है समाज में एक भड़काना, सांप्रदायिक दंगा के लिए उकसाना, और उकसाने वाले अक्सर जो है वो वेश बदल करके इस तरह की हरकत वो करते रहे। और इसमें कहना वो अतिशयोक्त नहीं होगा कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के लोग बहुत ही सिद्धहस्त होते हैं और इस तरह की फंडिंग भी करते हैं, और वेश बदल करके इस तरह का घिनौनी हरकत जो है वो करवाने में सिद्धहस्त हैं, एक्सपर्ट हैं। सवाल इस बात का है कि जो पूरी परिचर्चा बस इसी पर केंद्रित थी क्या सोनी उपाध्याय इसमें दोषी हैं या निर्दोष हैं, और फिर इसके बाद इस तरह के और भी उसको जोड़ दिया गया कि जो असदुद्दीन का जो छोटा भाई है अकबरुद्दीन भी ऐसा ही भाषण दिया था और लोगों ने दिया। यही बहुत गंदी आदत होती है। अरे भाई, एक गलत दूसरे गलत को उचित ठहरा नहीं सकता। एक गलत है वो भी गलत है और दूसरा भी गलत है, लेकिन एक गलती को दिखा करके दूसरी गलती को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये सबको जो है वो समझना चाहिए। अक्सर ये जो है इसी तरह का कुतर्क देखने को मिलता है कि यदि कोई ऐसा किया है तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी किया। अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जो है उस तरह की हरकतों को कुचलना है, इनको भी कुचलना है। ये मानसिकता होनी चाहिए और इसकी आवश्यकता है। ये नहीं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया तो किसी और को ये अधिकार मिल गया। तो इस तरह की भी इस तरह के कुतर्कों के मायाजाल में इस तरह के अपोह में असली बात वो छुप जो असली जो समस्या की जो जड़ है वो ढक जाती है कि भाई आखिर इस तरह का घिनौना हरकत जो है किस पॉलिटिकल पार्टी, कौन से राजनीतिक दल इस तरह से करवाता है। और जहाँ तक कि भारतीय जनता दल को पूरा इस बात का माने आशंका है कि इस तरह के काम हरकत करवाने में जीएनपीसी जो है बहुत ही सिद्धहस्त है और एक्सपर्ट है। अब ये तो एक अंदेशा है, लेकिन जरा बीजेपी को जरा देखिए। बीजेपी इस तरह से माहौल बनाती है कि अश्विनी उपाध्याय निर्दोष हैं, फलाने हैं, ढिकाने, बस यहीं तक। वो इसकी जांच नहीं करवाती है कि आखिर इस तरह की हरकत कराने का जो है राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक और किसके द्वारा किया गया है। क्योंकि यह बीजेपी हमेशा जीएनपीसी को बचाने की एक साजिश करती है, तो ये अपने स्वयं द्वारा और मीडिया द्वारा हमेशा उसका ये प्रयास रहता है, चेष्टा रहती है कि इस तरह की जांच ही न हो, कि इस तरह की जो है जो घटनाएं होती हैं भड़काऊ जो है वो कौन सी राजनीतिक दल जो है उसको शह दे रहा था, उसका संरक्षण प्राप्त था और किसने करवाया था। और जैसा कि फिर भारतीय जनता दल कह रहा है कि यदि ये इसकी जांच होती तो निश्चित तौर पर
उसके तार जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी से जुड़े मिलते। इस तरह की और भी घटनाएं वो चल रही हैं, हो रही हैं। यही नहीं, फेसबुक पर लोग बताते हैं और हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारी भी बताते हैं कि फेसबुक पर फेक आइडेंटिटी दे करके तमाम नफरत फैलाने वाली इस तरह की भड़काऊ बातें, गंदगी जो है तमाम आती रहती है। यहाँ तक कि कुछ आता है भारत के बाहर से, केनिया से और किन किन देशों से। तो भेष बदल करके ये हमारे देश में माने इस तरह की बातें भड़काना, अब ये इनकी भरमार हो गई है। कुछ दिन पहले हम वो इसी YouTube के माध्यम से बताया गया था कि 10,000 सिम के बैंक माने एक उसका समूह, बैंक माने वो रुपया पैसा वाला बैंक नहीं, 10,000 के सिम बैंक से इसी तरह के यानी भड़काने वाला जो है वो एक साजिश चले थी झारखंड से। अब अलग अलग मैंने 10,000 सिम, अब वो किसने दिया था, और उसमें यह भी आया था कि 10,000 सिम में 90% सिम जो है वो एयरटेल के थे। एयरटेल से आप जो है वो आप अपने नाम पर खुद 10 सिम भी आपको नहीं मिल सकता। आपको अपने खुद के नाम पर यदि आप जो है एक से अधिक वो सिम प्राप्त करना चाहें, अधिक से अधिक 4-5 के बाद जो है वो जो है हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन 9,000 सिम उसने दिया है एक आदमी को, एयरटेल वाले ने। और कैसे उसने प्राप्त किया? तो 10,000 के सिम बैंक से इसी तरह से भड़काऊ अलग अलग जो है नकली नामों से, फेक नामों से ये चल रहा है। भारत सरकार, मोदी सरकार अब इस विषय में क्या कर रही है, कितनी उसकी निकामापनी है, वो तो अपने स्थान पे है और ये उसको भी मालूम है। तो उनको पकड़ने के बजाय वो तो भारतीय आवाम ताकत दल से ही वो दुश्मनी साध रही है। तो इसमें जो है फेक नाम से, फेक आइडेंटिटी से इस तरह से भड़काने का अभी भारत में एक साजिश चल रही है। भारत को कमजोर रखने वाली जो ताकतें हैं भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी शामिल हैं। लेकिन वो जो शामिल हैं हमारे देश के अंदर जो दुश्मन हैं उनसे मिल करके। इसलिए भारतीय जनता दल हर बार ये उसने बताया और बताता रहेगा कि देश के अंदर के दुश्मन बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा वो खतरनाक है। इन्हीं की शह से, इन्हीं की मिली भगत से, इन्हीं के कल्यूजन से, इन्हीं के कोनाइवेंस से वो जो है इस तरह का यानी फेस बदल करके, आइडेंटिटी बदल करके, नकली नामों से जो है वो इस तरह के भड़काऊ, नफरत फैलाने वाली गंदगी जो है सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। यदि इस विषय को एक क्षण के लिए छोड़ भी दें कि अभी तो ये जांच का विषय है कि अभी तो जो तथ्य सामने आए, मैंने टीवी पर जो है जो परिचर्चा हुई कि अश्विनी उपाध्याय का कार्यक्रम जो है 12:30 तक ही खत्म हो गया था और ये घटना 3-4 बजे की है। लेकिन अभी ये तथ्य, लेकिन अभी ये जो पुलिस को जो जांच करना है अभी बाकी है। तो वो और वही इसके लिए वो आधिकारिक संस्था है। तो अभी ये जांच का विषय है। तो अभी ये तथ्य अभी सामने आना है एक आधिकारिक एजेंसी के द्वारा। तो अभी इसमें
आना बाकी है कि श्री अश्विनी उपाध्याय वकील जो है इस तरह के भड़काऊ गतिविधि में वो किसी तरह से शामिल थे या नहीं थे, ये जांच का विषय है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं, अधिवक्ता महोदय, उन पर एक जिम्मेदारी बनती है कि देश को ये बताएं कि वो एक चैनल में उसके साथ आते हैं जो हर वक्त भड़काऊ बात करता ही रहता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के कार्यक्रमों में, हालांकि जब वो अश्विनी उपाध्याय का जब कार्यक्रम चलता है तो उसमें कोई भड़काऊ वाली बात नहीं रहती, ये बात तो सत्य है। लेकिन वो स्वयं का उसका जो प्रोग्राम होता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का, वो हमेशा जो है वो भड़काने का ही काम करता है। हमारे इस्लाम आस्था और ये है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी जानना चाहिए, अश्विनी उपाध्याय को भी जानना चाहिए और देश को भी जानना चाहिए कि हमारे इस देश में जो इस्लाम आस्था है वह हिंदू सनातन के ही बराबर सम्माननीय है। ईसाई आस्था भी हमारे हिंदू सनातन इस्लाम के बराबर ही सम्माननीय है। हमारी सिख आस्था जो हमारे हिंदू सनातन इस्लाम और ईसाई के बराबर सम्माननीय है। यह जो है वो जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बराबर इस्लाम पर जो है इस्लाम आस्था पर आक्रमण करता रहता है, उस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और अश्विनी उपाध्याय को भी जानना चाहिए कि ये जो आस्थाओं का सम्मान जो है उनके लिए भी जरूरी है। लेकिन वो जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है बराबर इस्लाम आस्था पर आक्रमण करके इस तरह की नफरत जो है वो फैलाता ही रहता है। और उसके कार्यक्रम से आप क्यों जुड़ते हैं? ऐसे जो है नफरत फैलाने वाले वो समूह से उसके प्रोग्राम में क्यों जाते हैं? हालांकि जब वो प्रोग्राम करते हैं अश्विनी उपाध्याय तब कोई ऐसी बात नहीं होती, ये बात सत्य है। लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अपने आप में जो है वो इस देश में बराबर नफरत फैलाने का वो काम करता है। तो उससे आप जुड़ते क्यों हैं? ये चीज़ पूरे देश के सामने बताइए, स्पष्ट करिए। वो घटना तो खैर वो जांच का विषय है कि भाई आप उसमें आप संलिप्त थे या नहीं थे। लेकिन ये चीज़ इसका स्पष्टीकरण आपको बताना पड़ेगा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो गिरोह है वह इस देश में नफरत फैला रहा है। और जैसा कि पिछले कई एपिसोडों में बताया गया है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इस्लाम आस्था पर बराबर आक्रमण करके जो नफरत फैला रहा है, इससे इस्लाम आस्था की प्रतिष्ठा पर जरा भी अंतर नहीं पड़ने वाला। ये सभी लोग जान लें, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान लें और हमारा पूरा भारतीय समाज भी जान ले कि एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने हजारों जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस तरह की बात बनाए तो जो प्रतिष्ठा है जो है इस्लाम आस्था की उस पर रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो ये आग लगाने का और नफरत फैलाने का जो काम करते हैं, ये भारतीय समाज की समरसता को, आपसी सद्भाव को उसमें ये चोट कर रहा है, उसको ये नुकसान पहुंचा रहा है। ये प्रश्न है। और ये निश्चित तौर पर जितने इस तरह के गिरोह हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी काकस और वाम दलों, ये दोनों के दोनों ये चीन से पैसा भी लेते हैं और चीन की फंडिंग पर चीन के एजेंडे को भारत में चलाते हैं, भारत को अंदर से कमज़ोर करने की। और इन्हीं गतिविधियों से, नफरत
और भेद विभेद फैला करके। तो भारतीय जनता दल को काफ़ी आशंका है कि ये भेष बदल करके पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो जो है एनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों के मंसूबों को ये पूरा कर रहा है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह। तो फिर वही बात है, अश्विनी उपाध्याय वकील को यह देश को बताना उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो ऐसे गिरोह से या ऐसे गिरोह के कार्यक्रम में जा करके उससे क्यों जुड़ते हैं, जो कि एक खतरनाक गतिविधि में लगा हुआ है। और एक बात जो कि वो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो गिरोह है, इस पर असदुद्दीन गिरोह जो है कभी भी हमला नहीं बोलता है। वामन मेश्रम कभी हमला इस पर नहीं बोलता है। ये आपस में एक दूसरे पर हमला कभी नहीं बोलते हैं। ये विशेषता जरा देखिए, क्यों कि ये सभी समाज में विखंडन पैदा कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से, अपने अपने मोडलिटी के द्वारा, अपने अपने मोडस ऑपरेंडी के द्वारा, अपने अपने तरीकों से। और मंसूबा वही पूरा कर रहे हैं जो कि जेएनपीसी चाहती है, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस चाहती है, जो वाम दल चाहते हैं। इसलिए ये कभी भी आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। इस हकीकत को और इस गंभीरता को प्रत्येक देशवासी को, और खास करके जो इनके मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, जैसे वामन मेश्रम के भी मोह माया जाल में हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन फंसे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के मोह माया जाल में कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन फंसे हुए हैं, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के मोह माया जाल में हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन फंसे हुए हैं। तो ये सभी लोग, और ये चीज़ उन लोगों को बहुत गौर करना चाहिए कि ये जो गिरोह है तीनों, वामन मेश्रम और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन जो है, ये आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं बोलते, क्योंकि ये तीनों वही एक ही काम करते हैं अपने अपने तरीकों से, और ये मंसूबा पूरा करते हैं जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों का। कल एक बिल जो है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट आरक्षण, जो कि शायद मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण के लिए, वो बिल पास हुआ, पता नहीं लोकसभा या राज्यसभा से, और विपक्ष वालों ने एक भी इस बिल के विरोध में मत नहीं दिया। जरा ये इन सबों का नाटक जरा देखिए। ये विपक्ष पार्टी जिसमें जेएनपीसी है, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, ये बाद में ये ठीकरा जो है वो फोड़ने की कोशिश करेंगे बीजेपी के माथे पर, लेकिन देश की जनता जान जाए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान जाए कि इसमें इन सबों की भी वो मिली भगत है। आरक्षण में, आरक्षण के विषय में भारतीय जनता दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताया हुआ है और बता भी रहा है कि आरक्षण हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ी विभीषिका है। ये जितना जल्दी समाप्त हो समूल, उतना ही देश को राहत है और देश का कल्याण है, हमारे भारतीय समाज का कल्याण है। और इसकी खासियत ये है कि जिनके लिए ये आरक्षण माने ये आरक्षण की व्यवस्था है, वह उनको प्रतिभाशाली बनाने के बजाय उनको निकम्मा बनाता है,
उनको मेहनत से दूर रखता है, उनको परिश्रम से दूर रखता है, उनको प्रतिभाशाली बनने का, उनको काबिल बनने का उनकी क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है, 100% की है। लेकिन उनकी क्षमता को, उनकी प्रतिभा को, उनकी काबिलियत को ये उसका संहार करता है, ये उसको मारता है। और इस प्रकार उनको निकम्मा बनाने की ये बहुत एक सुनियोजित ये साजिश है। जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों या किसी भी रूप में हो, जिनके पास बस एक ही है कि उनके पास आर्थिक साधन नहीं है, आर्थिक साधन उनको मिल जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे अब गांव गिराज के चाहे हमारी बच्चियाँ हों, चाहे हमारे बच्चे हों, जिनके पास साधन नहीं है, वो गांव गिराज के वो जो है परिश्रम के बल पर आज जो मेडल ला रहे हैं, चाहे एशियन गेम्स का हो, जो ओलंपिक गेम का हो, वो गांव गिराज के ही ला रहे हैं। तो ये क्या सिद्ध करता है कि प्रतिभा है, बस उनको वो साधन, आर्थिक साधन दे करके, परिश्रम करके, मेहनत करके, अपनी काबिलियत को निखार करके, अपनी प्रतिभा को निखार करके वो जो है वो समाज में आए, समाज की जो स्थिति है, जो पोजीशन, जो ओहदा है, उसको हासिल करें, उसके आधार पर प्रतिष्ठा सम्मान अर्जित करें। ये सोच, ये इच्छा, ये ख्वाहिश, ये योजना भारतीय ये सोच जो है, सोच और ख्वाहिश, इच्छा जो है भारतीय अवाम ताकत दल की है। और यही जो है देश के लिए चाहिए और ज़रूरी है। लेकिन ये राजनीतिक दल हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर सिर्फ पिछड़े भारतीय भाई बहन में ही नहीं है, अन्य जो तबके हैं हमारे समाज के, वहाँ भी हैं। तो आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक संसाधन के अभाव में वो अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं। आरक्षण से फिर जो है वो अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाएंगे। आरक्षण में परिश्रम का कोई स्थान ही नहीं है, काबिल बनने का कोई स्थान ही नहीं है। तो देश को, समाज को, सभी को, सबको काबिल बनाना है, निकम्मा नहीं बनाना है। यदि सबको काबिल बनाना है, प्रतिभाशाली बनाना है, योग्य बनाना है और उनकी प्रतिभा को निखारना है, तो इस आरक्षण को त्यागना ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक सामाजिक कलंक, ये कोटे वाला है, कोटे वाला, ये कलंक भी परमानेंट जो है हमेशा पड़ा रहता है। ये माने द ग्रेटेस्ट स्लर, बदनुमा दाग कि हमारा एक ऐसा तबका है वो कोटे वाला होने के लायक नहीं है। वह उसमें प्रतिभा 100% की है। इस आरक्षण ने उन्हें उसकी प्रतिभा को खत्म किया है और समाप्त किया है। इसलिए हर तरह से राष्ट्रीय जो क्षमता है हमारी, राष्ट्रीय जो उत्पादकता है, हमारे नेशनल इफिशिएंसी और नेशनल प्रोडक्टिविटी, उस पर जो है बहुत वो मार पड़ती है। जब हम देश में जो कि प्रतिभाशाली बन सकते हैं, काबिल बन सकते हैं, उनको निकम्मा हम बना रहे हैं, तो देश की क्षमता का, देश की उत्पादकता का क्या होगा भाई। तो ये जो बताया जा रहा है, ये जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, ये वास्तव में हमारे भारतीय समाज के शत्रु हैं। ये अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए किसी हद तक के जो है हमारे भारतीय समाज का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन इसी अनुसार जो है हर एक जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा अफसोस है, अफसोस ये है कि
लोग कुछ सीमित स्वार्थों के कारण जो है, अब जैसे सुनने में आया कि वो हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, वो बस कह रहा था कि हमको आरक्षण, ये आरक्षण दे रहे हैं, SC/ST एक्ट लग गया, फलाने हैं ढकाने हैं। ये लिमिटेड रूप में, सीमित रूप में सोचना कि हमको क्या मिला, उसको क्या मिला, हमको नहीं मिला, उसको मिल गया, ये सोच जो है बहुत ही घातक है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो दल हैं, यह इस देश के शत्रु हैं, भारत के शत्रु हैं, और ये किन्हीं कारणों से हमारे ही लोग जो है इनको वोट के द्वारा, इनको मत के द्वारा जो है इनको वो गतिविधि, माने समाज विरोधी गतिविधि चलाने के लिए इनको ताकत मिल रही है। प्रॉब्लम यहाँ है। तो इस प्रॉब्लम पर, इस समस्या की ओर ध्यान देने के बजाय कोई ये सोचे कि हमको क्या मिला, उसको क्यों मिला, हमको ये मिलना चाहिए, उसको ये मिल रहा है, ये सोच बहुत ही गलत है। जैसे वो अजीत अंजुम का एक वो कार्यक्रम था, बस आप मुसलमान हो, मुसलमान को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिला, वो भी उसी प्रकार बोल रहे थे। अरे भाई, उनको ये बोलना चाहिए भाई कि व्यवस्था और सरकार, हुकूमत या डिलीवरी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल एक नज़र से, एक जो है और कानून भी कहता है, संविधान भी कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव वो नहीं करना है। यही चीज़ हट जाए तो फिर इसके बाद वो जो है वो सारी समस्या का समाधान आ जाए। अब कोई ऐसी सरकार तो नहीं हो सकती कि एक मुसलमान के लिए, दूसरी सरकार जो हिंदुओं के लिए, तीसरी सरकार जो है वो दलित के लिए। ये सोचना ही गलत है। ये सोचना ही जो है, यह इस तरह का जो है वो राष्ट्रघाती वो सोच है। तो इस प्रकार से जो हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, इस तरह से कि सिर्फ जो है ओबीसी आरक्षण पर जो कि एक लिमिटेड या सीमित स्वार्थ से माने ग्रसित है, उस पर जो है वो विरोध कर रहे थे। उन सवर्ण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन को ये सोचना पड़ेगा और उनमें ये सोच विकसित करनी पड़ी है, पता नहीं है कि नहीं है, कि वो देश की सोचें, समाज की सोचें, और फिर इस तरह से सोचें कि ऐसा दल आना चाहिए, ऐसी सरकार आनी चाहिए कि जो है आरक्षण को समूल समाप्त कर दे, और जो कोई भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है कहीं भी, हम अपने भारतीय समाज में उसको आर्थिक मदद देने और उसको सीखने का, ट्रेनिंग का, दीक्षा का उचित माहौल, पर्याप्त माहौल, और एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी कि ये माहौल, ये जो संसाधन अपने मुल्क का है बहुत बेशकीमती है, बहुत कीमती है और बहुत ही वैल्यूएबल है। तो इसका उपयोग किया जाए। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का माहौल की आवश्यकता है। सीमित रूप में, चाहे हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे कुछ इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हो, कोई भी हो, सीमित रूप में सोचने से कोई हल नहीं निकलेगा और कोई समाधान नहीं निकलेगा और कोई राहत भी नहीं मिलेगी। ये आरक्षण इस देश का सबसे मैंने हर तरह से सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ी विभीषिका है, और इसका मैंने हर पल रहना इस देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, खतरनाक है। तो इसीलिए
भारतीय आवाम ताकत दल ये तो सीमित रूप में रहा। भारतीय आवाम ताकत दल लगभग हर एक यूट्यूब में बता रहा है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह वो बता के गए हैं कि ये जो 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 जो, जो राजनीतिक दल हैं ये काले अंग्रेज हैं। वो आरक्षण को तो छोड़ दीजिए, हर तरह से जो है ये इस समाज के शत्रु हैं। तो एक हो जाइए और इनको नस्ल में नाबूद करने के लिए आप इसको हो जाइए भारतीयता के आधार पर, और वहीं से जब ये नस्ल में नाबूद हो जाएंगे वहीं से सब समाधान निकलेगा। इस पर आ जाइए। और जब ये बात कही जाती है कि अभी भी हमारे भारतीय समाज के कुछ तबके अभी भी इन ताकतों के मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की सोचिए। और उनको निकालने को हर एक हमारे जो भारतीय भाई बहन सोचे कि अभी भी जो है कुछ भारतीय जनता पार्टी के मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी के मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, और कुछ जो है आरजेडी, टीएमसी, जेडीयू, जेडीएस और ये शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, टीडीपी, अकाली, इन सब के मोह माया जाल में हमारे भारतीय भाई बहन फंसे हुए हैं। जीएनपीसी के मोह माया जाल में तो खैर है ही, वाम दलों के मोह माया जाल में तो है ही। ये सारे मोह माया जाल में से अपने भारतीय भाई बहनों को निकालना है, उनको एक करना है। इसमें जो है वो सहयोग करें। अब जैसे ये बोला गया था जैसे कि ये निवेदन किया गया था कि हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनके साथ हमारे जो शेष जो है वो तबका है हमारा भारतीय समाज का, उनके साथ सम्मान के साथ पेश आए। तो आप करिए इसको, हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों के साथ सम्मान के साथ पेश आइए, उनको खाट पर बिठाइए, उनको गले से लगाइए, उनको अपनाइए, उनको भारतीय एकता में शामिल करिए। ये करिए ना। जब तक एकता नहीं आएगी तब तक ये सब हासिल नहीं होगा, ये समझ जाइए। चाहे श्रवण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे ये जो हमारे पिछड़े आदरणीय भारतीय भाई बहन हो, जब तक ये लोग सभी लोग एक नहीं होंगे और भारतीयता के सूत्र में नहीं बंधेंगे, और भारतीयता के सूत्र में बंध करके भारतीयता के सूत्र में बंध करके इन राजनीतिक पार्टियों का वो ईवीएम पर बंध नहीं करेंगे, मतलब मतलब समर्थन की दृष्टिकोण से उनको नस्ल में नाबूद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ख्वाहिश, कोई भी समाधान वो मुमकिन नहीं है। इस विषय में एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के साथ जो है साझा हम वो करना चाहते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन फिर भी इसमें वो स्पष्टता लाने के लिए शायद आवश्यक होगा। ऐसा आप भी देखिएगा। हमारे भाई साहब की जो है एक जो है वो 13वीं, जानते उनकी मृत्यु के पश्चात 13वीं का एक वो कार्यक्रम था। तो हमारे भाई साहब की मृत्यु के बाद 13वीं का एक कार्यक्रम था। तो उसमें हमारे समधी जी और हमारे एक वो जीजा जी जो है वो नेहरू परिवार के भक्त हैं, और हमारे जो समधी जी वो कन्वर्टेड बीजेपी के, कन्वर्टेड मतलब कि वो इसके पहले वो कांग्रेसी थे और फिर कुछ बात होगी तो वो बीजेपी में। तो कन्वर्टेड वाले तो जानते हैं कि बड़े खतरनाक होते हैं। खैर जो भी है, खैर ये विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कन्वर्टेड है या नहीं है। हाँ, तो वो कह रहे थे कि
एक कौन वक्त था जिसमें ये आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के, वो गुजरात की मुख्यमंत्री थी। तो वो कह रहे थे कि देखिए क्या रहा है कि आनंदीबेन पटेल कह रहे हैं कि देखिए गुजरात जो है, गुजरात से ही जो है और उसमें अमित शाह जो है वो इस बीजेपी के नेशनल या राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेशनल प्रेसिडेंट थे वो। तो कह भाई गुजरात से ही सरदार पटेल, गुजरात से ही जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, और गुजरात से ही भारत का प्रधानमंत्री, गुजरात से ही जो है वो देखिए अमित शाह जो वो बीजेपी के अध्यक्ष। और ये सबको बहुत बुरा लगा है। तो हमने पूछा जो कन्वर्टेड बीजेपी के थे, तो वो भी तो ओरिजिनली तो मौलिक रूप से वो भी तो कांग्रेसी ही थे। तो ये जानते हुए ये सवाल मैंने किया कि अरे भाई एक पार्टी ऐसी है कि वो पेट में अंडा हुआ भी नहीं, वो अंडा ही जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये सबके दिमाग में बैठा दिया जाता है। सब लोग इसको मान लेते हैं। ये मानसिकता जो है 60-70 सालों से चल रही है, ये आपको कबूल है। और गुजरात से 2-4 लोग आ गए तो ये आपको खटक रहा है। क्यों भाई? गुजरात की महानता आप जानते हैं। गुजरात से आईजी पटेल हुए थे, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार के समय वो वित्त मंत्री थे। आईजी पटेल पहले भारतीय हैं जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर थे। वो गुजरात सिर्फ जो है व्यापार के कई मामले में नहीं, कई विभूतियों को दिया है। वो गांधी को तो छोड़ दीजिए, वो तो अभिशाप हो गया। मोहनदास करमचंद गांधी को छोड़ दीजिए, लेकिन सरदार पटेल के बाद आईजी पटेल। और ये भी देश के लोग जाने कि भारत के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं सबसे अधिक गुजरात से आए हैं। और भी चीज़ें गुजरात की कई परंपराएं देश के लिए जो है अनुकरणीय है। एक है सामूहिक लगन है कि कोई गरीब परिवार का है तो उसको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। एक साथ यानी 1.5 से 2 से 2.5 तक तो शादियाँ एक साथ होती हैं सामूहिक लगन में। और सामूहिक लगन का कार्यक्रम जब होता है तो बहुत ही इज्जत के साथ गुजरात में देखा जाता है। उसमें बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। और जब नेता आते हैं तो कुछ उनको दे के जाते हैं, 10 लाख 5 लाख 25 लाख 50 लाख। तो वो देने से वो जो गरीब परिवार की बेटी की जब शादी होती है सामूहिक लग्न के द्वारा, मुश्किल से उसके ऊपर खर्चा बैठता है 5-6 हज़ार का। इतनी बड़ी राहत। तो काफ़ी चीज़ें अनुकरणीय है, काफ़ी चीज़ें अनुकरणीय हैं। गुजरात में तो मैं रहा हूँ। एक अनुकरणीय चीज़ ये है, आप मैंने छोटे कस्बे में हो, गांव में गिराज में हो, यदि आप आगे बढ़ते हैं तो कोई आपका पैर नहीं खींचेगा। यदि वो समझेगा कि भाई कि यदि आप आगे बढ़ने वाले हैं तो वो सब सहायता करते हैं। चंदा जो है वो जुटा करके। जब मैं अधिकारी था वहाँ पर गुजरात में, तो हमारा जो पीए था करा के सब, हमारा लड़का वो ऑस्ट्रेलिया गया और उसमें जो है 25 लाख रुपए लगे। मैंने सोचा कि हम मामूली सब पीए और 25 लाख की बात कर रहा है। तो वो बताया कि हमारे ऑफिस वालों ने जो है वो 8-10 लाख इकट्ठा कर दिया। क्या इसके मामा जो है वो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, रिटायर हुए,
10-12 लाख यानी वो दे दिए, कुछ हमने खर्च कर दिया। सहयोग करने में बहुत आगे रहते हैं। और वो भी जो कैंडिडेट है, जो बालक है, जब वो माने कोई नौकरी या कोई चीज़ पकड़ लेता है, उसी रूप में जो है वो वापस भी कर देता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे इस माहौल में खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और इसमें पैसे का लेन देन जो है कितना खतरनाक होता है, और कई रिश्ते जो है वो ख़राब भी हो जाती है, इस तरह की शिकायतें आती हैं। लेकिन गुजरात में जाकर देखिए, सहयोग करते हैं। तो ये बताया कि भाई कई मामलों में गुजरात जो है अनुकरणीय है, और ममता बनर्जी जैसे लोगों को मालूम नहीं है। और दो विशेषता और है कि वहाँ के जितने भारतीय भाई बहन हैं, अक्सर जो है उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, करोड़ों होगा, अरबों होगा, लेकिन कभी भी इसका वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। रहेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से, खान पान भी बिल्कुल शुद्ध साधारण। तो कई चीज़ें जो है गुजरात की जो है वो अनुकरणीय है। अब खैर यानी इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने उनको बताया कि तो उन बातों से मत खटकिए। भारत के सबसे अधिक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो गुजरात से आए हैं। सरदार पटेल तो आए ही थे, और ये मोरारजी देसाई एक यूनिक प्राइम मिनिस्टर। जितने लोग प्रधानमंत्री लोग शास्त्री जी का नाम जानते हैं, लेकिन यदि ये मोरारजी देसाई होते 65 में, तो वो करके दिखाते कि देश उसको देखता, उसको वो दबते नहीं, वो किसी के आगे। तो महंगाई को कम करना, महंगाई यानी आज तक जो है मोरारजी देसाई के अलावा किसी के द्वारा जो है कम नहीं हुई है, ये देश जान ले। लेकिन उन्होंने महंगाई को काबू ही नहीं किया, नीचे लाए थे वो। शराब का सेवन ये सामाजिक बुराई है। आज देखिए शराब का का जो तांडव हो रहा है, वो केजरीवाल कह रहा है कि हम घर घर उसको हम घर घर उसको भेजेंगे। केजरीवाल कहता है कि मैं यानी होम डिलीवरी करूंगा शराब की। मोरारजी देसाई ने कहा ये शराब ये सामाजिक बुराई है, इसकी सोशल कास्ट है। जब तक वो प्रधानमंत्री रहे 27 महीने तक पूरे देश में लागू किए थे। आज ये जेएनपीसी वाले और बीजेपी वाले भी उनको भुला दिए हैं। आतंकवाद के ऊपर उनका बिल्कुल स्पष्ट विचार था उनका। आज जेएनपीसी वाले, अब बीजेपी, खासकर बीजेपी कौन, मोरारजी देसाई के अधीन बीजेपी के दो शीर्ष नेता जिनका नाम भुनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, दोनों जो मंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी थे सूचना प्रसारण मंत्री, और वाजपेयी जी थे विदेश मंत्री। तो इतने महान, इतने सक्षम, काबिल और प्रशासक शुद्ध रूप से और परम देशभक्त जो है वो मोरारजी देसाई को, जिनको ये बीजेपी वाले न कभी नाम लेते हैं न कभी महत्व देते हैं, और लगभग ये भुला दिए हैं, वो गुजरात से ही थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताया। तो और काफ़ी रोचक बात है। तो उनमें से जो हमारे वो सब्दी जी थे, और हमारे वो हमारे वो जीजा जी थे, तो मैंने उनको जो बताया, तो फिर उनमें से किसी ने कहा कि अरे आप नहीं जानते हैं कि जो राजनाथ सिंह हैं, इनके मोदी जी के मंत्रिमंडल में, वो बहुत शातिर आदमी है, वो ऐसा उनको दाव मारेगा इनको मोदी जी को कि फिर वो
संभल नहीं पाएंगे। हमने कहा भई इसे दाव पेच की तो बात नहीं करनी है, पता कौन कौन ज़्यादा दाव पेच वाला है कौन नहीं है ये महत्व नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि मोदी मंत्रिमंडल में यदि सबसे कोई निकम्मा कोई यदि कोई मंत्री है तो वो राजनाथ सिंह है। मैंने ओपनली कहा कि भाई कि मोदी मंत्रिमंडल में यदि सबसे कोई निकम्मा किस्म का कोई मंत्री है तो वो हैं राजनाथ सिंह। तो उनका अरे आप कैसे हैं, आप तो ठाकुरों के ही पीछे पड़े रहते हैं। मैंने कहा कि इस तरह से ठाकुर हो ब्राह्मण हो इस तरह से चिंता मत करिए आप। मैंने उसी वक्त कहा था कि इस तरह से मैंने कहा ठाकुर कहते 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 क्या किया आपने अपने ही तबके के लिए आपने क्या किया। दो ऐसे नेता पैदा किया, एक चंद्रशेखर और दूसरा जो है वो वीपी सिंह। देखिए बातें व्यक्तिगत की हैं लेकिन इसका इम्प्लीकेशन जरा आप समझिए। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो जो है पूरे देश में जाएगा, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है इसको देखिए। तो मैंने कहा कि ये ठाकुर कहते कहते आप लोगों ने दो अभिशाप पैदा किया, एक चंद्रशेखर और दूसरा जो है वो वीपी सिंह। वहीं पे देखिए जातिवाद जो है का कोई नामो निशान नहीं, उसकी दुर्गंध तक नहीं। वहीं पर हमारे जयप्रकाश नारायण, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे शास्त्री जी, जातिवाद की कोई दुर्गंध नहीं, कोई बात नहीं, दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं। और वो चमक के निकले। ऐसा तो नहीं कि वो कायस या लाला करके वो राजनीति वो चलाए थे। तो शर्म आनी चाहिए। हालांकि ये तरीका भी सही नहीं था मेरा, लेकिन जिस मानसिकता से वो जवाब दे रहे थे तो मैं समझा कि यही फिलहाल उस समय के लिए यानी यही जो है यही वो कारगर होगा। हम क्यों बता रहे हैं? तो हमने कहा कि अरे भाई ये बातें छोड़ दीजिए, कम से कम इतना ही कर दीजिए। मैंने उसी वक्त बोला था कि ये जो आरक्षण का अभिशाप है जो हमारे बच्चे झेल रहे हैं, आपके बच्चे जब से पैदा होते हैं जब तक वो मर नहीं जाते हैं, आरक्षण जो है पढ़ाई में, एडमिशन में, फिर इसके बाद जो है वो नौकरी में, प्रमोशन में, हर जगह आरक्षण जो है, कम से कम इस अभिशाप को समाप्त करवा दीजिए तो ये बच्चे बहुत आपको दुआ देंगे। हम जब हम आप तो ऊपर चले जाएंगे कि भाई कि मेरे बाप ने, मेरे बाप दादा ने कम से कम ये अभिशाप जो है मैंने मेरे सर से दूर करवा दिया। लेकिन उसको दूर कराने के लिए ये ठाकुर आप कहेंगे उसे, या ब्राह्मण कहेंगे, इसे हो नहीं सकता। वो हमेशा एक ऐसी नीति जो है वो चलानी पड़ेगी जो पूरे समाज की उसमें सहमति हो, जिसमें जो समाज का भला हो, तब जा कर के सबका समर्थन मिलेगा और आवश्यक जो है वो संख्या मिलेगी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सांसदों की, तब जा कर के वो कानून जो है जा सकता है। ये उपाय है। ठाकुर करके, ब्राह्मण करके, समर करके या मुसलमान करके कोई भी चीज़ जो है हासिल हो नहीं सकती। हासिल तभी होगी कि ऐसी नीति जो है वो चलानी पड़ेगी जिसमें सभी लोग शामिल हो और सबका भला हो। तो हमने ये किस्सा वो सुनाया। तो खैर भारतीय ताकत दल जो है इसीलिए कह रहा है कि भारतीयता की बात अपनाइए, भारतीयता की बात भी अपनानी है और इन जो है समाज विरोधी, समाज के दुश्मन ताकतों को जो कि राजनीतिक दलों में हैं, माने बैलेट बॉक्स पर चाहे बूथ कर लीजिए, चाहे ईवीएम मशीन कर लीजिए, चाहे मतपेटी कर लीजिए, उस पर शून्य करना है। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश भी है, उनकी दूरदृष्टि भी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।